नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में आप सत्रांत परीक्षा यानी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2023-24 हिंदी कक्षा 11वीं का पेपर देख रहे हैं, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है। सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं। पेपर में कुल 15 प्रश्न हैं। पेपर 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 40 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर का खंड अ, जिसमें MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 MCQ टाइप 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के। दोस्तों, किसी भी अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। इसी तरह से अपठित पद्यांश को भी हल किया जा सकता है। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। आधुनिक समाज में मनुष्य की सोच सिर्फ स्वयं तक ही सीमित हो गई है। नैतिकता सिर्फ दूसरों को उपदेश देने की वस्तु बनकर रह गई है। आज मनुष्य स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के छल प्रपंचों का सहारा लेता है। दैनिक जीवन में मानवीय व्यवहार के अंतर्गत एक अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण सत्य बोलने संबंधी है, जिससे सामाजिक व्यवस्था एवं मानवीय संबंध निर्बाध रूप से निरंतर प्रगतिशील रह सके। लेकिन एक समय अपनी सत्यवादिता को निभाने वाले राजा हरिश्चंद्र के अतुलनीय त्याग की कल्पना करना भी अब दुर्लभ है। वैसा वास्तविक व्यवहार तो असंभव है। हमारे समाज के निर्माताओं ने सामाजिक मूल्यों में सत्य बोलने को इतना महत्व इसलिए प्रदान किया ताकि मनुष्य अंतः क्रिया करने वाले दूसरे मनुष्यों के साथ छल कपट न कर सके। समाज के अन्य सदस्य यथार्थ से वंचित एवं धर्म के शिकार न रहें। यह सामाजिक व्यवस्था को न केवल सुचारू ढंग से परिचालित करने में सहायक है, बल्कि इन सामाजिक मूल्यों के माध्यम से समाज अपने सदस्यों को त्याग करने एवं परहित को ध्यान में रखने की भी सीख देता है। यह सामाजिक मूल्यों को और उच्च स्तरीय बनाने एवं गरिमा प्रदान करने का भी कार्य करता है। कहा जा सकता है कि सत्य बोलना एक कुंजी है। कुंजी अर्थात आधारभूत सामाजिक मूल्य है, जिससे अन्य सामाजिक मूल्य अंतर संबंधित हैं, यानी जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत झूठ बोलना सबसे बड़ा व्यक्तिगत एवं सामाजिक दुर्गुण है। झूठ बोलना एक प्रकार की चोरी है, जिसमें किसी भी दृष्टि से तथ्यों को छिपाया जाता है। यह झूठ बोलना लोगों को न केवल वास्तविकता से दूर रखता है, बल्कि भावी परिणाम के प्रति सतर्क होने से वंचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर समाज एवं दूसरे सदस्यों को क्षति यानी हानि होती है। यह व्यक्ति एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर अत्यधिक नुकसानदायक एवं कष्ट होता है। यह सामाजिक स्तर पर किया जाने वाला सर्वाधिक नकारात्मक व्यवहार है, क्योंकि इसका प्रभाव वर्तमान के साथ साथ भविष्य पर भी अत्यंत गंभीर रूप से पड़ता है। झूठ बोलने के कारण व्यक्ति कभी भी वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वह ना तो उसे परिवर्तित करने के लिए कोई प्रयास कर पाता है और ना ही संभावित दुष्परिणामों के प्रति सतर्क हो पाता है। इसलिए कहा गया है कि झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। पाप इस अर्थ में कि यह हमें दिग्भ्रमित करके वांछित कर्तव्यों से वंचित रखता है। झूठ या असत्य कथन ही
बुराइयों की जड़ है। दुनिया में आने वाले किसी बच्चे द्वारा सबसे पहला गलत कार्य झूठ बोलना ही है, और यहीं से उसमें भावी अनैतिकता एवं अपराधों की नींव पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि झूठ बोलना सभी पापों का मूल है। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, मैं पेपर को हल कर चुका हूँ। पहला प्रश्न, वर्तमान समय में मनुष्य स्वयं के लाभ के लिए किसका सहारा लेता है? झूठ का, अनैतिकता का, भ्रम का, सभी प्रकार के छल प्रपंच का? तो सही उत्तर है घ, सभी प्रकार के छल प्रपंच का सहारा लेता है। घ ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, मानवीय व्यवहार का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण किसे माना गया है? तो सही उत्तर है ग, सत्य बोलना। तीसरा प्रश्न, भावी अनैतिकता एवं अपराधों की नींव कहाँ से पड़ती है? तो इसका सही उत्तर है क, बच्चे द्वारा झूठ बोलना आरंभ करने से। चौथा प्रश्न, सामाजिक मूल्यों को और उच्च स्तरीय बनाने एवं गरिमा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है घ, सत्य बोलना। पांचवा प्रश्न, सत्य बोलना एक आधारभूत सामाजिक मूल्य क्यों है? तो इसका सही उत्तर है क, क्योंकि इससे अन्य सामाजिक मूल्य संबंधित हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे समाज के सदस्यों के बीच किस तरह के भ्रम या अनिश्चय की स्थिति नहीं रहती है? तो इसका सही उत्तर है सत्य बोलने से। ख, सत्य बोलने से। सातवां प्रश्न, किसके परिणाम स्वरूप समाज एवं दूसरे सदस्यों को क्षति होती है? तो इसका सही उत्तर है क, झूठ के परिणाम स्वरूप, झूठ के। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठ के संदर्भ में असत्य है यानी गलत है? तो पहला ऑप्शन का सही है, यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुण है, यही झूठ के संदर्भ में असत्य कथन है। का ऑप्शन। नौवां प्रश्न, झूठ बोलने से बड़ी कोई बात नहीं है, ऐसा कहने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ख, झूठ हमें दिग्भ्रमित करके वांछित कर्तव्य से वंचित रखता है। ख ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो सही ऑप्शन है क और ग दोनों, यानी सच के प्रभाव पर और झूठ बोलने के प्रभाव पर। तो सही ऑप्शन है घ, क और ग दोनों। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। गद्यांश की तरह ही आप पद्यांश को भी हल कर सकते हैं। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, 33 कोट हित सिंहासन तैयार करो, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, फावड़े और हलराज दंड बंदे को हैं, 33 कोट जनता के लिए सिर मुकुट धरो, दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, दोराह समय के रथ का दुर्धर नाद सुनो, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला, देश के जनतंत्र को कैसा बताया गया है? तो सही ऑप्शन है क, विराट। विराट यानी बहुत बड़ा। जनतंत्र के देवता किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है क, जनतंत्र के देवता किसानों को कहा गया है। अगला प्रश्न, तीसरा, 33 कोट से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर है
ग भारतीय जनता। जनतंत्र के देवता कहाँ मिलते हैं? खेतों में। घ ऑप्शन सही है, खेतों में। अगला प्रश्न 5वां, कवि किसके लिए सिंहासन खाली कराना चाहता है? तो इसका सही ऑप्शन है क देश की जनता के लिए। तीसरा प्रश्न, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पहला, जनसंचार का कार्य है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। सही ऑप्शन है घ उपयुक्त सभी। घ ऑप्शन सही है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड से सन 1826 में प्रकाशित हुआ, तो कलकत्ता से। घ ऑप्शन सही है। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। तीसरा प्रश्न, रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था, तो सही उत्तर है ख महात्मा गांधी जी ने। समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, टकराव या संघर्ष। सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। सही ऑप्शन है क पेज 3 पत्रकारिता। का ऑप्शन सही है, पेज 3। चौथा प्रश्न, जिसमें पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के MCQ टाइप। कबीर का पद है, हम तो एक एक कर जाना, दुई कहें तनहीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जैसे बाड़ी काष्टी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योत समाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योत समाना। एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोरा साना। माया देख के जगत लुभाना, कायर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। बहुत ही सुंदर पद्यांश। पहला प्रश्न, कबीर के अनुसार परमात्मा का स्वरूप है, तो सही ऑप्शन है घ सर्वव्यापक। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सर्वव्यापक। वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसके लिए कबीर ने उदाहरण दिया है, तो इसका सही उत्तर है घ। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उसके भीतर जो आग है उसे नहीं काट सकता। घ ऑप्शन सही है। तीसरा, इस पद में दीवाना कहा है, तो कबीर दास को। चौथा प्रश्न, कबीर के मत में सभी भांडे बने हुए हैं, तो सही उत्तर है ग एक ही मिट्टी से। कबीर के मत में यह संसार किसके वशीभूत है, तो सही ऑप्शन है ख माया के। पांचवा प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के MCQ टाइप। जो पठित गद्यांश है वह गलता लोहा पाठ से लिया गया है। गद्यांश देखिए, प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया, तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य यानी गरीबी मिटा दे, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। बहुत ही सुंदर गद्यांश। प्रश्न देखिए, पहला, मोहन के बारे में किसने भविष्यवाणी की थी, तो सही उत्तर है का त्रिलोक सिंह, जो उसके टीचर थे, शिक्षक थे। का ऑप्शन सही है त्रिलोक सिंह ने। दूसरा प्रश्न, मोहन के पिता बंशीधर किससे निराश हो गए थे,
तो इसका सही उत्तर है क, अपने पैतृक धंधे पुरोहिताई से। तीसरा, मोहन के पिता बंशीधर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते थे? तो पुरोहिताई में मिली दान दक्षिणा से। पुरोहिताई में मिली दान दक्षिणा से वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अगला प्रश्न, मोहन के पिता बंशीधर की हार्दिक इच्छा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है घ, मोहन पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करके परिवार की गरीबी मिटा दे। अगला प्रश्न 5वां, मोहन के पिता बंशीधर का हौसला बढ़ा और वे ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगे, क्योंकि सही ऑप्शन है क, प्राइमरी पार करते ही मोहन को छात्रवृत्ति मिलने लगी। त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी सच हो गई, तो क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6, जिसमें पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 के पाठों पर आधारित 10 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं 10 अंक के। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर बेजोड़ क्यों हैं? लता के कारण चित्रपट संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई है, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का नजरिया बदला है, ग, लता के कारण आजकल के नन्हे मुन्ने भी सुर में गुनगुनाते हैं। सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। घ ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न, ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो इसका सही उत्तर है घ, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें जो नाम दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं, घ ऑप्शन सही है। तीसरा, लता के गानों की विशेषता है गानपन, स्वरों की निर्मलता, नादमय उच्चार, तो सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न, कुई बनाए जाने के स्थान पर वर्षा का जल भूजल से क्यों नहीं मिल पाता है? तो इसका सही उत्तर है ख, खड़िया पत्थर होने के कारण। ख ऑप्शन सही है, खड़िया पत्थर होने के कारण। पांचवा, राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में किस शब्द का प्रयोग लाया जाता है? तो सही उत्तर है ख, रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है वर्षा मापने के लिए। आँच प्रथा क्या है? इसका सही उत्तर है ग, कारीगरों को सम्मानित करने की प्रथा। सातवां प्रश्न, आलो आंधारी किसकी आत्मकथा है? सही ऑप्शन है क, बेबी हालदार की। आठवां प्रश्न, आलो आंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो सही उत्तर है क, बांग्ला भाषा में। नौवां प्रश्न, हमारे देश की पहचान है विविधता में एकता। 10वां प्रश्न, कलाओं के क्षेत्र में गुप्त काल कहलाता है? सही ऑप्शन है ख, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग, ख ऑप्शन सही है। पेपर का खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 7 में रचनात्मक लेख लिखना है, 3 में से किसी एक टॉपिक पर आप देख सकते हैं। 5 अंक का प्रश्न है, 3 में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर रचनात्मक लेखन से संबंधित 2 वीडियो हैं, देख सकते हैं, दीवार घड़ी पर और जल ही जीवन है। तो रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप दीवार घड़ी वाला या जल ही जीवन है वाला रचनात्मक लेख से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। 8वां प्रश्न, जिसमें पत्र लेखन से संबंधित है, पत्र लिखना है, 5 अंक का है और इसके अथवा में भी पत्र लेखन से संबंधित है। संपादक को पत्र लेखन, तो संपादक को पत्र लेखन वाला वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। और पत्र किस तरह से लिखने चाहिए, इसके लिए आप कई सारे वीडियो हैं चैनल पर, देख सकते हैं किस तरह से लिखना चाहिए। 9वां प्रश्न, कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है, 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के। क, डायरी को बिल्कुल निजी वस्तु क्यों माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है क्योंकि इसे यह मानकर ही लिखा जाता है
कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी और उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं होगा। यानी उसको पढ़ने वाले भी आप ही होंगे और लिखने वाले भी आप ही होंगे। अगला प्रश्न ख, डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके लिए आप उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। डायरी पिछले वर्ष की डायरी या पुरानी नोटबुक में लिखनी चाहिए। सबसे पहले ऊपर तिथि यानी दिनांक, दिन तथा लिखने का समय लिखना चाहिए। डायरी प्रायः शाम के समय जब आप सोने के लिए सोने वाले हों उस समय लिखनी चाहिए ताकि दिन भर की घटनाओं को लिखा जा सके डायरी में। उन्हीं घटनाओं को लिखना चाहिए जिन्हें आप भूलना नहीं चाहते, जिनको हमेशा आप याद रखना चाहते हैं, उन घटनाओं को लिखना चाहिए। डायरी की भाषा और शैली आपके मन के मुताबिक हो सकती है, सरल सहज भाषा में लिखा जा सकता है। इस तरह से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला, कथा पटकथा का स्रोत क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कथा पटकथा का स्रोत स्वयं के साथ या आसपास की ज़िंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व यानी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना कथा पटकथा का स्रोत हो सकती है। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला, अथवा में नाटक की कथा का विकास लीनियर मतलब एक रेखीय क्यों माना जाता है? तो नाटक की कथा को लीनियर यानी एक रेखीय इसलिए माना जाता है, नाटक में कहानी एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, नाटक एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नाटक में ऐसा संभव नहीं है, वह एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, इसलिए नाटक को लीनियर यानी एक रेखीय कहा जाता है। अगला प्रश्न 10वां, 3 अंक का एक प्रश्न, शब्दकोश क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। शब्दकोश शब्दों का भंडार है और इसकी विशेषताएं हैं शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्दरूप एवं विभिन्न संदर्भपरक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसका व्याकरणिक परिचय होता है। इस तरह से लिखा जा सकता है उत्तर। अगला, ख, अथवा में स्ववृत्त लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। स्ववृत्त लेखन में ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, यानी बढ़ा चढ़ाकर नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक सत्य कथन होना चाहिए, ईमानदारी पर आधारित सत्य विवरण होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी आपका विवरण है उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए, यथार्थ वक्तव्य होना चाहिए, यथार्थ कथन होना चाहिए, यानी स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए, झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। यह मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है, गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है, इसलिए हमें ईमानदारी पर आधारित सत्य विवरण ही लिखना चाहिए। भाषा शैली सरल, सीधी, सहज होनी चाहिए, साफ साफ लिखना चाहिए, स्पष्ट शैली होनी चाहिए, यानी भाषा शैली सरल और सहज होनी चाहिए। स्ववृत्त शॉर्ट एंड स्वीट, यानी अपेक्षित जो जानकारी मांगी गई है, जो जानकारी आवश्यक है वही बताने का प्रयास होना चाहिए। और महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखना चाहिए, नाम पता, योग्यता, शैक्षिक योग्यता, नाम पता, शैक्षिक योग्यता, जन्म दिनांक, नाम पता,
जन्म दिनांक, शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। बाकी आप स्वव्रत लेखन वाला वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न 11वां, काव्यखंड पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। चंपा एक छोटी बालिका है जो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। कवि के अनुसार वह चंचल है, भोली भाली, शरारती और अबोध है, नटखट है, दिन भर पशुओं को चराने का काम करती है। इस तरह से। अगला ख, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परताप का घर क्यों कहा है? परताप यानी दुख का घर। तो कवि ने बहन के लिए घर को परताप का घर कहा है क्योंकि बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है। वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है। इसलिए कवि ने बहन के लिए घर को परताप का घर कहा है। अगला, आओ मिलकर बचाएं कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कविता में प्रकृति के विनाश एवं विस्थापन के कठिन दौर के साथ साथ संथाली समाज की अशिक्षा, कुरीतियों और शराब की ओर बढ़ते झुकाव को भी व्यक्त किया गया है, जिसमें कि पूरी की पूरी बस्तियां डूबती जा रही हैं। इस तरह से। अगला 12वां प्रश्न, जैसे मैं 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला क, मीरा ने कृष्ण प्रेम को किस उदाहरण से स्पष्ट किया है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मीरा कहती हैं कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनिया में बड़े प्रेम से बुलोया है। मैंने दही से सार रूपी तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। इन उदाहरणों से मीरा ने अपना कृष्ण प्रेम व्यक्त किया है। अगला, सिलदे जुबान शायर की पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस पंक्ति का आशय, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कवि का आशय यह है कि कुशासन के विरोध में जब शायर विरोध करता है तो उसे कुचल दिया जाता है, उसकी जुबान बंद कर दी जाती है, उसकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सत्ता अपने खिलाफ विद्रोह का स्वर नहीं सुनना चाहती। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला ग, ईश्वर को जूही के फूल की उपमा क्यों दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ईश्वर को जूही के फूल की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि जिस प्रकार जूही का फूल कोमल और बहुत ही सुंदर सुहावना होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सुंदर, सुहावने और कोमल भावनाओं से समन्वित होते हैं। जिस प्रकार जूही का फूल माहौल को, वातावरण को, आसपास को सुरम्य बनाता है, सुंदर बनाता है, आनंददायी बनाता है, उसी प्रकार जहाँ पर परमात्मा का, ईश्वर का वास होता है, वहाँ पर भी वातावरण सुरम्य, मन भावन एवं पवित्र बन जाता है। तो इन कारणों से कवयित्री के द्वारा ईश्वर को जूही के फूल की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न 13वां, गद्यखंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, 2-2 अंक, 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। पहला, नमक का दरोगा पाठ में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक बार ही दिखाई देता है। यानी जैसे पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा को दिखता है, वैसे ही मासिक वेतन महीने में एक बार मिलता है। इसके बाद यह घटता चला जाता है और अंत में वह समाप्त हो जाता है परिवार के खर्चों में। वेतन भी एक बार, जिस तरह से चांद धीरे धीरे करके घटता जाता है, वैसे ही वेतन भी एक बार मिलता है महीने में और वह धीरे धीरे करके परिवार के खर्चों में खर्च हो जाता है पूरी तरह से और अंत तक समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो इसके 2 कारण लिख सकते हैं। कर्जन ने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गईं। दूसरा कारण, कर्जन एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया, जिससे क्षुब्ध होकर
दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी और ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न, पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेखक के पास रुपयों का अभाव था, उनके पास इतने पर्याप्त रूप से रुपए नहीं थे, वह एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, तब पैसा इकट्ठा हो जाता था और नौकरी से जब फुर्सत मिलती थी तो वह शूटिंग करते थे। दूसरा, जो दृश्य थे, जिस तरह के दृश्य वो शूट करना चाहते थे उस तरह के दृश्यों का ना होने पर जब वह दृश्य होते तब शूट किया जाता था। पात्रों की समस्या, तो इस कारण आर्थिक समस्या, समय का अभाव, पात्रों की समस्या, दृश्यों की समस्या और कुछ पात्रों का गुजर जाना, इन सभी कारणों से पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य 2.5 साल तक चला। अगला प्रश्न, गद्यखंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न 4 अंक के। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। रजनी आम स्त्रियों से अलग है। आम स्त्री कैसी होती है? सहनशील होती है, लेकिन जो रजनी है वह बुराई का विरोध करती है, चाहे वह बुराई किसी भी स्तर पर है। रजनी डरती नहीं है, डरपोक नहीं है, वह अन्याय का विरोध करती है, संघर्षों से दूर नहीं रहना चाहती, वह संघर्ष करती है, डटकर समस्याओं का मुकाबला करती है। रजनी जुझारू, संघर्षशील, वह बहादुर है, वह अपने सामने हो रहे अन्याय को नहीं सहन कर सकती, वह अपने पति तक को खरी खोटी सुना देती है तथा अधिकारियों की खिंचाई करती है। यह रजनी ट्यूशन के विरोध में जन आंदोलन खड़ा कर देती है, जबकि आम महिलाएं इस तरह नहीं करती, वह सहनशील होती हैं, डरती हैं, जबकि रजनी आम महिलाओं से, जो महिलाओं के प्रति जो धारणा बनी हुई है उससे रजनी का जो चेहरा है, रजनी है, वह अलग है। अगला, नेहरू जी के अनुसार भारत माता का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। देश का हर हिस्सा, नदी, पहाड़, खेत आदि सभी इसमें शामिल हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, दरअसल भारत में रहने वाले करोड़ों लोग भारत है। भारत माता की जय का अर्थ करोड़ों भारतवासियों की जय है। इस धारणा का अर्थ है कि देशवासियों से ही देश बनता है। अगला प्रश्न, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि वे मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नानबाई हुनर में माहिर थे, उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थीं। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। उनके दादा इस कार्य में माहिर थे, उनके पिता भी, और वो स्वयं भी उसी पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और उनके पूर्वजों ने बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में भी कार्य किया था, खिदमत की थी। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 15वां, 3 अंक का, 2 में से 1 करना है। पालर पानी, पाताल पानी और रेजान पानी से किसे कहते हैं? तो पालर पानी वह पानी का वह रूप जो सीधे बरसात से मिलता है, यह धरातल पर बहता है, जिसे नदी एवं तालाब के रूप में देखा जाता है। पाताल पानी, जो पानी भूमि में जाकर भूजल में मिल जाता है, उसे पाताल पानी कहते हैं, जिसको कुओं, पंपों, ट्यूबवेल के माध्यम से निकाला जाता है। रेजानी पानी, यह पानी धरातल से नीचे उतरता है, ज़मीन में तो जाता है लेकिन पाताल पानी में नहीं मिलता। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है और रेजानी पानी को कुई के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। अगला ख, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उजागर किया है? तो सुरीलापन, नादमय उच्चार, स्वरों की कोमलता, निर्मल स्वर, गानपन, कोई भी 3 विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है, विश्लेषण किया जा सकता है विस्तार पूर्वक। तो यह था दोस्तों कक्षा 11वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर, एनुअल एग्जाम का पेपर 2023-24 का। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक।
जय हिंद।